गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? मान लो मेरे पास कोई एक सेंट्रल एटम है और उस सेंट्रल एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो उन सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग एक बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं, एक लाइन से शो करते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन बोलते हैं। तो उन दोनों लाइंस के बीच का जितना भी एंगल होगा दैट इज थीटा। उसी बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता, ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बॉन्ड एंगल बोलेंगे। क्लियर है? तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल बोलेंगे। क्लियर आप लोगों को? अब बॉन्ड एंगल्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जरा समझिए इस बात को। अगर मान लो कहीं पर भी किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो वहां का बॉन्ड एंगल बेटा 180 डिग्री होगा। अगर कहीं पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 0 लोन पेयर है तो उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और 1 लोन पेयर है तो वहां का बॉन्ड एंगल बेटा 107 डिग्री होगा। और अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होगा। क्लियर आप लोगों को? एक तो सिंपल सी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों से पूछूं CH4, उसके बाद आप लोगों से पूछूं BF3 और फिर आपसे BH2। मैं आप लोगों से पूछूं कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल बताइए, किसमें कितना ज्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो आप लोग इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कैसे? हाफ कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 बॉन्ड बन रहे 8, 8/2 का मतलब 4 का मतलब बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यहां पर बेटा इसको क्या लिखेंगे? हाफ बोरोन में 3 प्लस 3 6/2, 3 का और 3, इसका मतलब बेटा sp2 और BH2 हाफ 2 + 2, तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी ज्योमेट्री आपको पता लीनियर होगी तो उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी तो आपको पता है इसका क्या होगा बेटा? बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री होगी तो क्या होगा? 120 डिग्री। और इसकी ज्योमेट्री आप लोगों को पता है टेट्राहेड्रल होगी और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप लोग बताओगे सर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका? CH4 का, फिर किसका? BF3 का, और सबसे लास्ट में किसका बॉन्ड एंगल? BH2 का। क्या ये मैंने सही ऑर्डर लिखा है? बिल्कुल गलत ऑर्डर लिखा है। आप लोगों को पता है इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये और ये और ये। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? बोलिए, दिस इज द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। आप लोगों को समझ में आ गया? तो आप लोगों को एक तो बॉन्ड एंगल जो है वो किसके बेसिस पे देखना है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल आपको किस पे देखना? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे आप लोगों को बॉन्ड एंगल देखना है। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो है वो अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स पे बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर की। बेटा पहली बात हम लोगों ने किस पे बात की? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी बेटा हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर आप लोगों को? एज द नंबर ऑफ लोन पेयर इज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लोन पेयर increases, the bond angle is decreases, the bond angle is decreases। क्लियर है? एग्जाम्पल आप लोग देखिए, CH4 NH3 और H2O 2 लोन पेयर होते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? यहाँ पर sp3 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो कोई रोड़ा नहीं है भाई। यहाँ पर बात है किसकी है बेटा? यहाँ पर 0 लोन पेयर है, यहाँ पर कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर है। यहाँ पर कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो मैंने अभी बताई थी जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर घटेंगे या बढ़ेंगे
बॉन्ड एंगल उतना ही घटेगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, इसका, फिर इसका बेटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट, अभी पढ़ के आए हो। इसका होगा बेटा 107 डिग्री और इसका होगा 104.5 डिग्री। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है बेटा, यहां पर लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। जरा देखिए आप लोग समझिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ NH3 और दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर दो लोन पेयर है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो ये इन बॉन्ड पेयर्स को भी धक्का मारेंगे, तो धक्का मारोगे तो ये बॉन्ड पेयर भी कहां चले जाएंगे, नजदीक। तो इसका मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, घटेगा। यहां पर एक लोन पेयर है तो यहां पर रिपल्सन तो यहां पर भी होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो यहां पर लेकिन लोन पेयर एक ही है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। यहां पर कौन सा रिपल्सन हुआ था, लोन पेयर भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इस बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, यहां पर बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है किससे, सेंट्रल मेटल से, या सॉरी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, सब्स्टिट्यूएंट से, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। देखो एग्जांपल, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है बेटा किससे, H2S से, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ी तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। एग्जांपल लिखो, H2O और F2O, बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, θ1 और θ2। सर θ1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, θ2 से। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। अब ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से सुनिए। सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यहां पर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अरे बोलो, देखो मान लो ये मैं ऑक्सीजन हूं, ये मेरे साथ दो हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो इन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स किधर आएंगे, बताओ, मेरी तरफ आएंगे, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर इनके बीच में रिपल्सन के चांसेस ज्यादा थे, या यहां पर रिपल्सन के चांसेस ज्यादा है, यहां पर नजदीक है एक दूसरे के। तो यहां पर जब रिपल्सन होगा तो ये क्या करेगा बेटा, एक दूसरे से दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां पर बढ़ेगी। तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, θ2 से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को, बोले मेरे बच्चों समझ में आई ये बात। तो यहां तक की बातें हमारी क्लियर होती है। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में ज्यादा कुछ नहीं बताना आप लोगों को, जितने ज्यादा किसी के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बेटा, मान लो मैं बात करता हूं हाइड्रोजन, बात करता हूं ऑक्सीजन, बात करता हूं नाइट्रोजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका 2, इसका 3। क्लियर है। जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। क्लियर आप लोगों को, क्लियर है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। समझ में आ गया आप लोगों को। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, बट उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। समझ में आया। इस रिलेशन को याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बेटा। जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती है बेटा बताओ, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितनी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं सभी का बॉन्ड ऑर्डर बेटा क्या होगा, सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बेटा, सेम होगा। एग्जाम्पल F2 और O2 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 1 होगा, सेम होगा। मैं आप लोगों से बात करूं N2 और CO, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का बेटा कितना होगा,
3 होगा। क्लियर है आप लोगों को? तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सो इसलिए ये रूम टेम्परेचर के ऊपर इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, तो क्योंकि सर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, रूम पर इजीली अवेलेबल नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर, सो दैट्स व्हाई इट इज अनरिएक्टिव। अब लास्ट टॉपिक बचता है बेटा आज की क्लास का, दैट इज पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स या नॉन पोलर क्लियर है आप लोगों को? जरा देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं पोलर की। बेटा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दूसरा फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों कोवलेंट बॉन्ड है। मैं बना के भी दिखाता हूं। इस हाइड्रोजन की वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन की वैलेंस सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 8 पूरा करेगा, ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं ज्यादा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा यहां पर क्या होती है? ज्यादा होती है। और व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम सोच रहे थे कि जितना हाइड्रोजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना ही फ्लोरीन का कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन एक्चुअली हाइड्रोजन का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे कहीं ज्यादा फ्लोरीन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फ्लोरीन का बराबर है, लेकिन बराबर कंट्रीब्यूशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की यहां पर क्या हो गई बेटा? ज्यादा हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को? फ्लोरीन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो अब इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन जहां पर जाते हैं वहां पर पार्शियल नेगेटिव, और जहां से गए हैं वहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है आप लोगों को? पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड अभी नहीं टूटा है, ओनली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो इस वजह से यहां पर HF मॉलिक्यूल के बीच में 2 पोल जनरेट हो जाते हैं, और जहां पर भी पोल जनरेट हो जाते हैं वो सभी कंपाउंड पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर भी पोलर नेचर होता है अगर वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू हो। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ नॉन पोलर कंपाउंड्स की, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो वो सभी कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे? नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल दोनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। बोलिए बेटा, बोलिए, अरे बोलो। समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 रहेगा तो ये सभी कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स कहलाएंगे? नॉन पोलर। यहां पर पोल जनरेट नहीं होगा, और जब पोल जनरेट नहीं होगा तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि ये कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे बेटा? बोलिए, नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाएंगे। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया आप लोगों को? एक एग्जांपल ले लेता हूं, NH3 कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। 3 पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, मतलब कंपाउंड कैसा है? पोलर नेचर का। वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। यहां से गए हैं तो यहां पर कैसा चार्ज? और आपको पता है पानी भी कैसे नेचर का होता है? पोलर नेचर का। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। इससे बारे में और भी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।